हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू कर दिया था। उसके हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा, थर्मल एक्सपांशन हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके बारे में हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब ये जो वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा, इसमें क्या रहेगा, हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये देखेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर के बारे में देखेंगे और क्या उसकी थ्योरी है, क्या उसका प्रिंसिपल है, उसके बारे में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। ये वाला कौन सा है? हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में। ये चैप्टर हमारी सीरीज का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड को पूरा अच्छे से डिटेल्ड वे में कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग नहीं देखे वो जाके वहां पे देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। तो हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम अपना कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये यूनिट कौन सा होता है? बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसी में आता है सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड का। और हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए? तो हमने टेम्परेचर, हीट, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सब चीजों के बारे में हमने पूरा देख चुका है प्रीवियस वीडियो में, थर्मल एक्सपांशन के बारे में। और उसी में आगे हमने थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस के बारे में भी क्या है, पूरा स्टडी कर लिया है। अब आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो कहां से चालू होगा? हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, ये सब टॉपिक आज हम कवर करने की अपने इस वीडियो में कोशिश करेंगे। फिर आगे हमारा टॉपिक आएगा ट्रिपल पॉइंट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब टॉपिक्स के आएंगे आगे वाले वीडियो में हमारे आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक कहां से शुरू करेंगे? हम थर्मल स्ट्रेस तक क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी लोग नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बेसिक चीजें हैं जो ये क्या होंगी, यहाँ पे यूज होंगी। और कोई नया स्टूडेंट आ रहा है जो यहाँ से चालू करेगा तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ही कि ताकि आपको कोई भी चीजों में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल वे में तो पूछेगा ही और आपको थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करनी आ रही है चीजें, तो इसका मतलब सारी चीजें सही है। तो हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। फर्स्ट पॉइंट, द क्वांटिटी ऑफ हीट। क्वांटिटी ऑफ हीट मतलब कितना नंबर, कितनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब एक नंबर से हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इतना जूल्स चाहिए, इतना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। किसी भी सब्सटेंस को हम जो क्वांटिटी ऑफ हीट देते हैं वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले एक तो उसके मास पे डिपेंड करती है। मास मतलब ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कंपन ज्यादा होगा। हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि जो भी अंदर के मॉलिक्यूलर लेवल होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल में सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तीन प्रकार का, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, मोशन करते हैं। और वही मोशन के कारण ही क्या होता है, उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण किसी बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन होता है। कोई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो किसी को भी हम यदि कोई हीट देते हैं तो वो किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ हीट, उसके मास पे। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर उसमें चेंज हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है उस बॉडी का तो मतलब हमने उसको ज्यादा हीट दी है, या टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है। डेल्टी, जिसको हम चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टी से डिनोट करते हैं। एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, की सब्सटेंस का नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गैस रहेगी तो वो क्या होगी, कम हीट में ज्यादा एक्सपांड होगी। सॉलिड को हमें थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो उस पर डिपेंड करता है। विच इज बीइंग वार्म, जिसको भी हम वार्म कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मास, चेंज इन टेम्परेचर और थर्ड चीज क्या है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, यदि हम किसी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका हम यदि टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय इट। तो क्वांटिटी ऑफ हीट उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करानी पड़ेगी, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। यदि कोई चीज को हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और यदि वो ऑलरेडी बहुत गर्म है और उसको हम सराउंडिंग में रख दिए, मतलब हम एटमॉस्फेयर में रख दिए, तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, उसकी हीट डिसिपेट हो जाएगी, मतलब उससे निकल जाएगी हीट, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर तो वहां भी चेंज होगा। तो यदि हमें किसी का भी टेम्परेचर चेंज करना है, चाहे वो टेम्परेचर उसको बढ़ाने के लिए हो या टेम्परेचर उसका कम करना हो, तो एक क्वांटिटी ऑफ, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी या उससे निकालनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी या उससे रिजेक्ट करानी पड़ेगी। ओके, which is characterized by the quantity known as
हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी यही क्वांटिटी होती है जो हमें मदद करेगी पहचानने में कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें उसमें ऐड करनी है। ओके, तो अब डेफिनेशन देखते हैं हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट मेरे को किसी सब्सटेंस में देना पड़ेगा ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। 1 डिग्री बस टेम्परेचर, यदि उसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मैं कितनी अमाउंट ऑफ हीट उसमें दूंगा कि बस 1 डिग्री बढ़े, मतलब 16 डिग्री बढ़ जाए। हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, किसी को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी को कम हीट देनी पड़ेगी। मास पे भी डिपेंड करेगी, ज्यादा मास हुआ तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर करने के लिए। तो वही, तो यदि हम डिफाइन करें हीट कैपेसिटी को, क्या होती है हमारी हीट कैपेसिटी, तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट। कितना अमाउंट हीट का, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, जरूरत पड़ेगी टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिटी। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब बस 1 डिग्री सेल्सियस, i.e. 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब दैट इज बस 1 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ेगा। ये क्या बताता है, हमारा हीट कैपेसिटी बताता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे तो उसको सी से भी डिनोट करने लग जाते हैं जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो, बट यहां पे हम उसको एस से डिनोट करेंगे। जब आप एकदम हायर क्लासेस में जाएंगे, स्टडी करेंगे तो स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, सी से मोलार स्पेसिफिक हीट को डिनोट करेंगे। ओके, और यूनिट क्या होती है, जूल्स पर केल्विन। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अभी हाँ और समझ में आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर में हीट की यूनिट रहती है, नीचे टेम्परेचर होता है, तो जूल्स पर केल्विन, या हम इसको जूल्स पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है, थोड़ा दोनों को भी मैं प्लस माइनस करूंगा तो दोनों का डिफरेंस जो रहता है, हमने स्केल्स में देखा है 100 का ही डिफरेंस रहता है सब लिमिट्स के बीच में। तो केल्विन में डिफरेंस लिखे या हम सेल्सियस में डिफरेंस लिखे, सेम ही चीज होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी हीट कैपेसिटी की, जूल्स पर केल्विन, या हम बोल सकते हैं जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्या हमने डेफिनेशन समझ में आया कि कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका टेम्परेचर बस 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। ओके, एक्सप्रेशन फॉर्म में देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म में देखते हैं तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी। कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऊपर में क्या है, कितनी हीट हमने उसमें ऐड करी, और नीचे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहां पे तो काम आता ही आता है, साथ ही साथ हीट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत काम आता है। ये वाला तो उतना नहीं, इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो एक्सप्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैसे डिनोट करते हैं हम, डेल क्यू बाई डेल टी से इसको, हीट कैपेसिटी कैपिटल एस से, वेयर डेल क्यू क्या है हमारा, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और रिजेक्ट कर रही है, तो हमने डेफिनेशन में ये देखा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम किसी सब्सटेंस को देंगे ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, बस 1 डिग्री या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसको हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे। यदि उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट हम निकाल भी लें तो भी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हीट ऐड करेंगे या उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब सेम होगा। मुद्दा क्या है यहाँ पे, हमें बस 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ाना है, या हम उसको दूसरे सेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर कम करना है, ये भी बोल सकते हैं। इसको मतलब हम बोल सकते हैं कि कितनी हीट हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाए। ओके, और डेल टी क्या है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। डेल क्यू क्या है हमारा, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो रिजेक्ट कर रही है बॉडी, और डेल टी क्या होगा हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, डायमेंशन के फॉर्म में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 के इनवर्स। सेम कैसे यूनिट हम इसकी लिख सकते हैं, हीट है तो हीट एक प्रकार की क्या होगी, एनर्जी होगी। एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। ओके, जूल्स क्या है, एनर्जी, एक प्रकार का वर्क भी होता है, एनर्जी वर्क भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो जूल्स हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और नीचे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, यहां पे टेम्परेचर की यूनिट तो केल्विन ही होगी, या आप सेल्सियस लिखें, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं हम, या हम स्लैश केल्विन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर जूल्स न्यूटन मीटर, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अब यदि हम न्यूटन देखें तो न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यदि हम इसका डायमेंशन रखें, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का हम लिख सकते हैं एल,
पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब डिवाइड में टी की पावर माइनस, सेकेंड को हम टी से डिनोट करते हैं तो टी की पावर 2 रहेगी नीचे में, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 इंटू, ये तो न्यूटन का हुआ, मीटर का क्या आ जाएगा, एक एल और आ जाएगा हमारे पास। ओके, नीचे क्या रहेगा हमारा, या तो हम केल्विन बोले या हम स्लैश डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होता है। ओके, तो अब जब हम यहां से एल एल इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और केल्विन इनवर्स, एकदम सिंपल चीज। तो जितने भी डायमेंशन हम लिखते हैं, जब भी आप कोई डायमेंशन देखें तो जरूर उसको बेसिक तरीके, मतलब बेसिक पॉइंट से उसको सॉल्व करके देखें, ताकि आपकी पूरी चीजें क्या होगी, क्लियर रहेगी। और कहीं भी आपको डायमेंशन लिखना हो, आपको नहीं याद आ रहा डायमेंशन, तो आप उसकी बेसिक चीजों से उसका डायमेंशन बना सकते हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 केल्विन इनवर्स, क्योंकि इसकी हीट की एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल्स, हीट वर्क दोनों एनर्जी, दोनों की यूनिट जूल्स होगी, और जूल्स होता है हमारा न्यूटन मीटर। ओके, अब एक नोट पॉइंट देखते हैं। मास ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज ए गिवन बॉडी, मतलब वाटर का एक मास जिसकी हीट कैपेसिटी सेम होगी किसके समान, एक बॉडी के समान, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये वाटर इक्विवेलेंट हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा जब हम कैलोरी मीटर पढ़ेंगे। तो ये क्या बताता है कि किसी भी बॉडी की कोई भी स्पेसिफिक हीट होगी, मान के चलते हैं कोई भी उसकी बॉडी की स्पेसिफिक हीट हुई जो क्या हुई, जूल, 2 जूल्स पर केल्विन, 3 जूल्स पर केल्विन या 2 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हुई, तो उसी इक्विवेलेंट का क्या होगा, एक हम वाटर का मास ले लेंगे। वाटर का जो वाटर का मास होगा वो एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिक हीट जो रहेगी उसको वो डिनोट करेगा। तो ये जो वाटर इक्विवेलेंट रहता है ये हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने में क्या आएगा, काम आएगा। मतलब कोई बॉडी है और उस बॉडी की हमें एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, चाहे कुछ भी हो, और उस बॉडी का हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ग्राम्स में या केजी में दिया रहता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज ग्राम, ग्राम्स और केजी में ये दिया रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम वाटर में ही जहां पे भी हम वाटर यूज कर रहे होंगे उसी के साथ उसको हम ऐड कर लेंगे। मतलब मैं इस चीज को आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। यहां पे ये है कि कोई भी हीट, किसी भी बॉडी की कोई हीट कैपेसिटी है तो उसकी यूनिट होगी, मान के चलते हैं 1 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, तो उसी का इक्विवेलेंट आपको एक वाटर बॉडी दे देगा। ये वाटर बॉडी का ग्राम होगा 200 ग्राम। तो आपको ये डाटा ना यूज करके ये डाटा यूज करने में ज्यादा आसानी होगी। हम ये डाटा यूज कर लेंगे और इसकी जो इक्विवेलेंट हीट है वो क्या हो जाएगी, हमारे साथ कंपनसेट हो जाएगी। देखेंगे हम इसको न्यूमेरिकल में। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ वाटर, मतलब ये एक वाटर का मास होता है हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज द गिवन बॉडी। ठीक है, एक वाटर का मास जिसकी हीट कैपेसिटी एकदम सेम होगी जो ओरिजिनल बॉडी की है, कोई भी बॉडी हो, और उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, हर बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, तो इसको जब हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तब आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कहां हम इसको लेते हैं। जब भी हम वाटर से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हैं और वाटर के साथ कोई बॉडी कांटेक्ट में है और उसका हमें वाटर इक्विवेलेंट लिया है, तो हमें उसका हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसका वाटर इक्विवेलेंट अपने में ऐड कर लेते हैं। देखेंगे इस चीज को न्यूमेरिकल में। तो कोई भी बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी हो और उसका हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हो तो हमें वो डाटा यूज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम वाटर इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स, और केजी में भी ये यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हीट कैपेसिटी हमें समझ में आया, एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल टी। क्या होगी ये, कितनी हीट चाहिए मेरे को किसी ऑब्जेक्ट में ऐड करने के लिए, किसी सब्सटेंस में, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ पाए बस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब भी ये जितनी भी थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं और थर्मोडायनेमिक जितनी भी चीज होती है, जहां पे भी स्पेसिफिक का मतलब आया, इसका मतलब उसके मास से हम उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम क्या कर रहे हैं, उसके मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखते हैं, तो फर्स्ट लाइन बाय लाइन चलते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मतलब हमें कितने हीट की जरूरत है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब उसके यूनिट मास का हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, यही क्या बताता है हमें, इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का यूनिट मास का हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, ये बताएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगा, वो पूरे सब्सटेंस के लिए होगा। जैसे ये पेन है तो ये पूरे पेन का मेरे को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैं बोलूंगा इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी। और यदि मैं इसके यूनिट मास का
एक इसका यूनिट मास ले लूं और उस यूनिट मास का मेरे को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मैं बोलूंगा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी उस यूनिट मास की। तो द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के यूनिट मास में इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कैसे डिनोट करेंगे हमें इसे, जूल्स पर केजी केल्विन। जूल्स पर केल्विन तो पहले ही था, या हम बोले जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर डिग्री सेल्सियस बोले, ठीक है, वो दोनों तो पहले ही था, बस क्या हो रहा है उसके मास से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मास की भी यूनिट आएगी यहां पे केजी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल्स पर केजी केल्विन। यहां मैं बोलूं दूसरे तरीके से तो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में वो आपको इनवर्स फॉर्म में लिखता है, तो वैसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत बात नहीं होगी। जूल्स केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, या हम बोल सकते हैं केल्विन इनवर्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इनवर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस नीचे रहेगा, ऐसा वो शो करता है। ओके, तो और एक और चीज, जब भी हम ऐसा थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, किसी की भी हम स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, तो उसको हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल एस से, तो यहां पे हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल एस से, तो यहां पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे करेंगे, उसके मास से वो डिवाइड हो रहा है तो उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी क्या होगी, हीट कैपेसिटी जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं डिवाइड बाय उस ऑब्जेक्ट का मास, जिस ऑब्जेक्ट की भी हम देख रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू डेल टी बाई एम, ये क्या आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन, मतलब हीट कैपेसिटी का ये एक्सप्रेशन है, बस उसको हमें उसके मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिट मास का हमें वो मिल जाएगा कि कितना हम इसमें हीट देंगे ताकि इस यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एस 1 बाई एम डेल क्यू बाई डेल टी, वेयर यहां पे m क्या होगा, जो भी सब्सटेंस की हम हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं उस सब्सटेंस का क्या होगा, मास होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके, तो हमें क्या समझ में आया, हीट कैपेसिटी क्या होती है बड़ी चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, छोटी चीज, मतलब कैपिटल एस से डिनोट करेंगे हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से, एक होता है डेल क्यू बाई डेल टी, दूसरा होता है डेल क्यू बाई एम डेल टी। ओके, अब यदि हम वाटर के बारे में बात करें, वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है, मतलब उसके यूनिट मास में कितनी हम हीट देंगे ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े, तो वो सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये हर जगह यूज होती है, और आगे जाके तो लिटरली आपको ये वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्या होती है, 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, या हम बोलेंगे जूल्स पर केजी केल्विन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा यूनिट देखिए क्या है, जूल्स पर केजी है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो। ओके, कंपेयर टू दी अदर सब्सटेंस, यदि हम दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करें तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फॉर दिस रीजन वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, तो इसी रीजन के कारण हम क्या करते हैं, वाटर को कूलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में। रेडिएटर क्या होता है, आप कार के सामने देखे होंगे एक बड़ा सा डब्बा लगे रहता है जिसमें क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, और कभी कभी आप पुरानी कारों में देखते भी होंगे, आजकल की कार तो लिक्विड कूलेंट आ गई है, मतलब उसमें कूलेंट लगा रहता है, बट आप बहुत सारी कारों में देखे होंगे कि उससे धुआं उठने लग जाता है और लोग एक ड्रम में मतलब एक छोटे से बॉक्स में क्या करते हैं, पानी रख के घूमते हैं ताकि उसमें पानी रिफिल कर सके। तो आज की भी बहुत सारी कारें ऐसे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएटर्स में पानी डालते हैं, तो वो पानी क्या करता है, इंजन को ठंडा करने के काम करता है। तो इसका मतलब वो वाटर इंजन के पास जाता है और इंजन की हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने अंदर और खुद गर्म हो जाता है, और रेडिएटर में आके वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम वाटर को यूज करते हैं, और दूसरी चीज उसको हम एक और जगह किसमें यूज करते हैं, एज वेल एज हीटर इन हॉट वाटर बैग्स।
और हीटर के फॉर्म में यूज करते हैं हॉट वाटर बैग्स में। आप देखे होंगे हमारे घर में एक तो कैसे रबर का वो रहता है, हीटर टाइप का रहता है, जिसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं और कभी भी हमें कुछ सेकना है तो उसको हम तकिया बना लेते हैं, या किसी भी चीज कहीं भी हमको सेकना है तो उसको हम यूज करते हैं। तो इसीलिए वाटर को हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, मतलब ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वो किसी भी चीज से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, नीचे वाली चीज के लिए वरी नहीं करेंगे, मैं आपको एक एक लाइन दिखाते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने देखा हीट कैपेसिटी डेल क्यू बाई टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा डेल क्यू एम बाई डेल टी। अब वो स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी था वो किसके लिए था? पर यूनिट मास के लिए था। ये किसके लिए होगा? पर मोल्स के लिए होगा। मतलब इसमें नीचे में क्या टर्म आएगी? म्यू आएगा। देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, मतलब कितनी हमें हीट की जरूरत है, कितना उसका अमाउंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब हमें कितनी हीट की जरूरत है किसी का टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 मोल उसके सब्सटेंस का। मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। हमने प्रीवियसली आइडियल गैस इक्वेशन में ये चीज देखी है, एन और म्यू दोनों से उसको हम डिनोट करते हैं। तो कितनी हीट की जरूरत है हमें जब हमें टेम्परेचर रेज करना है 1 मोल उस सब्सटेंस के 1 मोल का। ठीक है, गैस जनरली यहां ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो एक एग्जांपल के तौर में आपको बता रहे हैं कि गैस में हम जनरली मोल यूज करते हैं। मोल क्या है? एक प्रकार का केमिकल अमाउंट है। जो लोग केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं वो इस अमाउंट को लेते हैं, मोल्स। ठीक है, बाय यूनिटी इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी। यूनिटी मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ाना है, मुद्दा वही है जो हीट कैपेसिटी का है। बट उसमें हम पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या कर रहे थे? पर यूनिट मास के लिए कर रहे थे। यहां पे हम क्या करेंगे? पर यूनिट मोल्स के लिए करेंगे। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें जरूरत है? रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज नोन एज मोलार हीट कैपेसिटी। ओके, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की रहेगी, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी? पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी? जूल्स पर केजी केल्विन थी, या जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस थी। मगर वो किसके लिए था? पर यूनिट मास के लिए था। ये किसके लिए? पर यूनिट मोल के लिए। तो केजी के बदले क्या आ जाएगा? सिर्फ मोल आ जाएगा। मतलब जूल्स पर मोल केल्विन इसकी यूनिट्स रहेगी, जूल्स पर मोल केल्विन। ओके, कैसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं? किससे डिनोट करते हैं हम? सी से, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या हम बोले मोलार हीट कैपेसिटी। तो क्या होगा वो? हीट कैपेसिटी जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते थे, डिवाइड बाई क्या? म्यू। म्यू क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू बाई डेल टी बाई म्यू। एस की वैल्यू है डेल क्यू बाई डेल टी, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट, और म्यू क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ मोल्स, वेयर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे ऐसे गैस लिखा हुआ है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एज्यूम कर सकते हैं गैस, बाकी ये सबके लिए लागू होगा, सॉलिड लिक्विड सबके लिए अप्लाई होगा ये। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा यदि हम देखें मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? तो C इज इक्वल टू डेल क्यू बाई म्यू डेल टी, वेयर म्यू क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। और म्यू को हम कैसे निकालते हैं? म्यू होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जिसको म्यू या हम एन से भी डिनोट करते हैं, और ये होता है उस सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, उसका एक मॉलिक्यूल का मास। तो पूरे सब्सटेंस के मास को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं हम। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हम रिलेशन देखेंगे स्पेसिफिक हीट का और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो यहां पे क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, देखते हैं। एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं हम, म्यू कितना होता है? m बाई एम। m उस सब्सटेंस का मास, और कैपिटल M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको हम n से भी डिनोट किए। जब हम प्रीवियसली आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं और n से भी डिनोट करते हैं। ओके, वेयर m क्या होगा हमारा? मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस की हम कैलकुलेट कर रहे हैं हीट कैपेसिटी, उसका मास, और m क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना है।
तो दोनों को उसके मेन मास से मॉलिक्यूल का मास डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, तो अब हमें यह पता है कि मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ del Q by del T। यही चीज हम पढ़े, बिल्कुल देख सकते हैं हम, C इज इक्वल टू म्यू, C इज इक्वल टू del Q by μ del T। यही हमने देखा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो वो ये एक्सप्रेशन यहां पे है। ओके, इक्वल टू, अब यदि यहां पे मैं म्यू की वैल्यू पुट कर दूं, म्यू क्या है, स्मॉल m बाई कैपिटल M। ओके, तो मैं पुट करूंगा तो ये जो स्मॉल m है वो कहां आएगा, नीचे आ जाएगा, और जो कैपिटल M है मॉलिक्यूलर मास वो कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या किया, बस हमने यहां पे म्यू की वैल्यू पुट करी। तो अब ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म हमें क्या बताती है, स्मॉल एस। स्मॉल एस क्या था, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था। ओके, आगे देखते हैं। बट हमें पता है कि del Q m बाई del T, del Q बाई del T क्या होगा, हीट कैपेसिटी, और उसको मास से हम डिवाइड भी कर दे रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जा रहा है। तो क्या होता है वो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इस S को पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। ओके, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। मतलब यदि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को लूं और उसमें उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, वेयर एस क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास, उस जो भी सब्सटेंस का हम एनालिसिस कर रहे हैं, और सी क्या है हमारा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। कुछ नहीं करना है, बस उसके मॉलिक्यूलर मास से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा हमारा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना जरूरी है। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी स्टूडेंट को सारे एटम्स, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबका मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा। ऑब्वियस ही बात है, किसी को याद नहीं होगा। बट ये एक्सप्रेशन बस आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, रिलेशन क्या है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी को हम वर्ड्स में देख सकते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स के बारे में देखते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जो दोनों टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइप्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के भी होते हैं। हम देख रहे हैं टाइप्स मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, मगर ये दोनों टाइप्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्या होता है टाइप्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी हमारी, कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं। क्या होती है ये, कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, मतलब उस सब्सटेंस के 1 मोल में। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 2 प्रकार की होती है। देखते हैं क्या होती है। फर्स्ट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब पूरा प्रोसेस हम वही करेंगे, बस एक कंडीशन हम ऐड कर लेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें, किसी का एक मोल सब्सटेंस का, किसी मैटर के 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, बस उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारी एक कंडीशन रहेगी। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट चाहिए किसी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बट उस समय कंडीशन क्या होगी, वॉल्यूम उसकी कांस्टेंट होगी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, हम किसी को हीट देंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, फैलने की कोशिश करेगा। गैसेस का यदि हम केस माने तो गैसेस तो और ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही होता है फर्स्ट, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इट इज ए मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस। गैस यहां पे फॉर एग्जांपल दिया है समझने के लिए, बट ये किसी का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड्स किसी का भी हो सकता है। तो इट इज ए मोलार हीट कैपेसिटी, या हम बोले मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, i.e. the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by unity at constant pressure। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट चाहिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
किसी गैस के एक मोल में किसी गैस के बाई यूनिटी, मतलब हम यूनिटी से बस 1 डिग्री टेम्परेचर से एट कांस्टेंट प्रेशर, मगर मतलब कब कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय सीपी। ठीक है, तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर का जो पी है वो क्या आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सेम वही डेफिनेशन, इट इज ए मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस, फॉर एग्जांपल के लिए गैस दिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होती है ये, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हमें हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, कितनी हमें हीट चाहिए 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऑफ गैस या किसी का भी हो सकता है सॉलिड लिक्विड, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस में। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए हमें कितनी हीट चाहिए ताकि उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कंडीशन क्या है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, CV से, कैपिटल C, और कांस्टेंट वॉल्यूम का सबस्क्रिप्ट में नीचे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो CV देखे आप तो तुरंत समझ जाइएगा क्या है ये, और ये जो CV और CP है ऐसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी होता है। ओके, याद रखिएगा, जब हम IR क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसी चीजें। देखते हैं एक बार फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो ये है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसको हमने किससे डिनोट किया है, एस से डिनोट किया है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, जिसको यहां पे हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है, तो स्मॉल एस पी, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल एस वी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी हमने क्या पढ़ा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में। ओके, तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, बस सेम वही डेफिनेशन रहेगा, बस एक पॉइंट में कंडीशन क्या रहेगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और अगले पॉइंट में अगले जो चीज है उसमें क्या कंडीशन रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बाकी पूरा डेफिनेशन यही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पे जनरली क्या होगा, जो उसका एक्सप्रेशन है डेल S इज इक्वल टू डेल क्यू बाई एम डेल टी, वो एक्सप्रेशन बहुत यूज होता है, याद रखिएगा। तो उसी एक्सप्रेशन का हमें एक अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्या बोल रहा है, आ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, एक क्या है, 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है, इज यूज टू ड्रिल ए बोर, बोर मतलब क्या होता है, एक प्रकार का गड्ढा खोदना, मतलब एक प्रकार का बोर को हम वही बोलते हैं, किसी भी चीज में सर्कुलर होल करने को हम क्या बोलते हैं, बोर करना बोलते हैं। इज यूज टू ड्रिल ए बोर इन स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक, तो ये ड्रिलिंग मशीन की हमें क्या दी है, पावर दी है 10 किलोवाट उसकी, और उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम बोर करने के लिए यूज कर रहे हैं एक स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक में, जिसका मास क्या है, ऑफ मास 8 kg। हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स, कितना उस ब्लॉक का टेम्परेचर राइज होगा 2.5 मिनट्स में। एज्यूम करिए कि जो 50% पावर है, एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड अप in heating the machine itself or lost due to surrounding। तो एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी पावर हमें दी है 10 किलोवाट, ठीक है, और वो बोल रहा है कि आप ये चीज एज्यूम करिए कि वो जो ड्रिलिंग मशीन है जब वो चलती है तो उसकी 50% उसकी जो पावर है, एक तो वो या तो खुद गर्म हो जाती है या वो लॉस्ट हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जितनी उसकी में पावर होगी वो पूरा यूटिलाइज नहीं करेगा, लॉसेस हर जगह होते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एज्यूम करिए 50% पावर क्या हो जाएगी, उसकी लॉस्ट हो जाएगी। कैसे भी लॉस हो सकती है, वो या तो खुद हीट हो जा रही है या सराउंडिंग में उसकी हीट लॉस्ट हो जा रही है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द एल्यूमिनियम इज 0.91 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां पे स्पेसिफिक हीट दी है हमें एल्यूमिनियम की, क्या, जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट है, हमने केजी देखा है, यहां पे क्या आ गया, ग्राम आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्या निकालना है हमें, यहां पे राइज इन टेम्परेचर निकालना है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, हाउ मच राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इन 2.5 मिनट, जब उसकी 50% पावर क्या हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है, और स्पेसिफिक हीट हमें एल्यूमिनियम की गिवन है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले लिखते हैं हमारी गिवन वैल्यूज। क्या गिवन है हमें? मशीन की पावर गिवन है, कितनी पावर है उसकी? 10 किलोवाट। ओके, नेक्स्ट डाटा क्या है? मास दिया है हमें एल्यूमिनियम ब्लॉक का, कितना मास है उसका? 8 kg। ओके, अब यहां पे क्या है, हमें स्पेसिफिक हीट ग्राम में दी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्ट करेंगे। टाइम देखते हैं हमें कितना गिवन है। टाइम हमें गिवन है 2.5 मिनट्स। 2.5 मिनट्स में उसका कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये चीज कैलकुलेट करने बोला गया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीजें किसमें होती है? सेकंड्स में होती है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2.5 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 150 सेकेंड्स। मतलब हमें 150 सेकेंड्स में वो कितना उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है ये निकालना है। और हमें स्पेसिफिक हीट दी है एल्यूमिनियम की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल एस से। और एल्यूमिनियम की है तो सबस्क्रिप्ट में एल लिख देते हैं। और कितनी गिवन है हमें? 0.91 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम क्या करते हैं, मास को भी क्या कर लेते हैं? ग्राम में कर लेते हैं। तो 8 kg हमारा कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम कितने का होता है? 1 kg होता है, तो 8 kg कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट चीज निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे कि कितनी एनर्जी है, उसका 50% हम हटा देंगे, क्योंकि उतनी एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है। हमें पावर दिया है, हमें एनर्जी नहीं दिया है। फिर 50% हमारा लॉस्ट हो गया, तो वो हमें हीट मिल जाएगी, कितनी लॉस्ट हुई है। उस हीट के साथ मिलके हम टेम्परेचर, वो जितनी हीट लॉस हो रही है उसका टेम्परेचर हम निकाल लेंगे कि उस कितने टेम्परेचर में उतनी हीट लॉस हो रही है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं? टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी, वो जो ड्रिल मशीन है उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? हमें तो पावर गिवन है। ओके, तो अब एक चीज देखें कि यदि वर्क और एनर्जी लगभग सेम चीज होती है, और यदि वर्क और एनर्जी को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखूं, मतलब डिवाइड बाय टाइम कर दूं, तो मेरे को क्या मिलता है? पावर मिलता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। वर्क और एनर्जी को यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखूं, तो वो मेरी पावर बन जाती है। ओके, तो हमें क्या गिवन है? हमें पावर गिवन है। तो यदि मैं देखूं वर्क बोलूं या एनर्जी बोलूं, तो उसको यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखने लग जाऊं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। ओके, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को वर्क बोलूं या एनर्जी बोलूं, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पावर से टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी मेरी? पावर इंटू टाइम। ओके, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। एनर्जी बाय टाइम करें या वर्क बाय टाइम करें, तो वो पावर बन जाता है। ओके, पावर कितनी दी है हमें? 10 किलोवाट दी है, तो 10, और हमें वॉट में लेना पड़ेगा, तो 10 इंटू किलो है तो 10⁻³ और टाइम कितना है हमारा? सेकेंड्स में लिखेंगे तो 150 सेकेंड्स। ओके, तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी जो मशीन के पास है? इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 15 इंटू 4 है, ये 3 4 हो गया, और एक और 0 5, तो 15 इंटू 10⁻⁵ किसमें आएगा? जूल्स में आएगा, क्योंकि अब ये क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो ये क्या है? टोटल एनर्जी है उस मशीन के पास। अब इसी का ही 50% क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, वो लॉस कैसे हो रहा है? या तो मशीन खुद गर्म हो जा रही है, या सराउंडिंग में क्या हो रही है? हीट रिलीज हो जा रही है उस काम के बीच में। तो इसका हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉक। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो जा रही है, तो ये क्या करेगा? हमारा ब्लॉक क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। या हम इसको सीधा बोल सकते हैं एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, ई सबस्क्रिप्ट में लॉस। तो ये क्या हो जाएगा? इसी का वैल्यू 50% लॉस हो रही है, तो इसी का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। 15 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 7500। 75 इंटू 10⁴ जूल्स, 75 इंटू 10⁴ जूल्स। ठीक है, अब इतनी हीट क्या हो रही है? लॉस हो रही है।
इतनी हीट हमारी लॉस हो रही है। तो इस हीट, जो ये हीट लॉस हो रही है, कितने देर में लॉस हो रही है? ये 150 सेकेंड, मतलब 2.5 मिनट्स में। तो बस अब हम mCp/dt करके क्या कर लेंगे, इसका वो निकाल लेंगे, कितना टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इतनी हीट लॉस हो रही है, ये चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इधर वाले पोर्शन को अब हम क्या करते हैं, गिवन डाटा बस अब देख लीजिए 0.91 है, और नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं पॉज करके। ओके, तो इस डाटा को हम क्या करते हैं, इधर वाले को रिमूव करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा हमारा, नाउ Q इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल Q बोले या Q बोले, सेम वही M S डेल T। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, वही जो हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा उसी का फॉर्मूला है। बस क्या था, M और डेल T क्या रहता है, इसके नीचे रहता है और S यहां रहता है, और इतनी हीट लॉस्ट हो रही है हमने निकाल ली, तो उसको डेल Q के बदले हमने क्या लिखा है, सिर्फ Q लिखा है। ओके, और यहां हम उसको डेल Q बोले, कुछ भी बोले, Q बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो हमें क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर निकालना है, मतलब कितना टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो यहां से यदि मैं डेल T निकालूं तो मेरा डेल T कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई M, और S क्या है हमारा, Al, एल्यूमिनियम का है ये, Al स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम की। ओके, सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कितनी हीट आ रही है, हीट कितनी लॉस्ट हो रही है हमारी, 75 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई मास। मास हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना, 8 kg था, तो उसको ग्राम में रखेंगे हम, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी थी, 0.91 जूल्स पर ग्राम दी हुई थी। ठीक है, और वो वैल्यू नीचे में आएगी जूल्स पर ग्राम वाली, तो ग्राम ऊपर चले जाएगा और इसका ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो 8 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो ये 8 kg ग्राम में आ गया, और हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रख देंगे जो कितनी है, 0.91। ओके, इसको अभी हम अब सॉल्व करेंगे, तो हमारा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, जैसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 103.02 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब इतना टेम्परेचर रेज हो रहा है तभी वो इतनी हीट क्या हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है। इतना टेम्परेचर, उस काम में इतना टेम्परेचर रेज हो जा रहा है, तो इस कारण इतनी हीट क्या हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है। तो निकाल लिया हमने जो हमें निकालना था, राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हम कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री में क्या होगा, कैलोरी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। कैलोरी मतलब क्या बताती है, हीट की एक यूनिट है वो। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हीट का मेजरमेंट करेंगे, और कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है जो क्या मदद करती है, हमें हीट मेजरमेंट करने के काम आती है। इसका मतलब उस डिवाइस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ये पॉइंट होता है उसका। ओके, मतलब यही होता है, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं, और हीट को इवेल्युएट कर सकते हैं कि किसमें कितनी हीट जा रही है, किसमें कितनी हीट नहीं जा रही है, कौन कितना रिजेक्ट कर रहा है। तो कैलोरी मतलब हीट, और हीट का कैलकुलेशन करने के लिए कैलोरीमीटर। ओके, तो कैलोरीमेट्री के बारे में देखते हैं। कैलोरीमेट्री क्या बताता है, प्रिंसिपल बताता है, और कैलोरीमीटर हमारा मदद करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें मदद करेगा, मतलब मदद करेगा हीट मेजर करने के लिए। ओके, तो कैलोरीमेट्री क्या होगी, हमारी एक प्रिंसिपल होगी। तो क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, जो क्या डील करती है, हीट को नापने के लिए, मतलब हीट को मेजर करने के लिए, कितनी हीट गेन हो रही है, कितनी हीट लॉस हो रही है, ये मेजर करने के काम आती है। ठीक है, तो ये कैलोरीमेट्री क्या है, एक ब्रांच है, मतलब एक स्टडी है ये। व्हेन अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, जब एक बॉडी ज्यादा टेम्परेचर में होगी, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जब कोई बॉडी ज्यादा टेम्परेचर में होगी, यदि हम उसको कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं ऐसी बॉडी के साथ जिसका टेम्परेचर कम होगा, देन द हीट flows from the body kept at higher temperature to the body kept at lower temperature। तो फिर हीट क्या होगी, फ्लो करेगी। कैसे फ्लो करेगी, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे हीट निकल के जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होगा उसमें जाएगी, फ्लो करेगी। ओके, टिल कब तक फ्लो करेगी, टिल बोथ बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर।
कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली बॉडी है, ये बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। मैं दोनों बॉडी को लेके आता हूं, ये बॉडी ज्यादा गर्म है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है। दोनों बॉडी को मैं पास में लेके आता हूं, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी से क्या होगी? 50 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी में हीट फ्लो करेगी। और कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो दोनों बीच में आएंगे, आधा रास्ता ये चलेगी, आधा रास्ता ये, मतलब इसका टेम्परेचर 100 से कम होकर 75 हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 50 से बढ़ के 75 हो जाएगा। दोनों 75-75 हो गए, अब हीट फ्लो नहीं होगी। तो यही प्रिंसिपल पे हम वर्क करेंगे कि एक जितना लूज कर रही है, अगली उतना गेन कर लेगी। तो यही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है कि एक बॉडी जितना हीट लूज करती है, अगली बॉडी उतना गेन कर लेगी। और हम ये मानते हैं कि वहां पे लॉसेस नहीं होगा, ओके। तो कब तक हीट ट्रांसफर होगा? हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर में, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। Thus, the principle of calorimetry states that, क्या बोलता है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल? टोटल हीट गिवन बाय ए हॉटर बॉडी, मतलब टोटल हीट जो गर्म बॉडी देगी इक्वल होगी, इक्वल्स टू दी टोटल हीट रिसीव्ड बाय कोल्डर बॉडी। तो क्या बोलती है कैलोरीमेट्री? कि जितनी भी हीट गर्म वाली बॉडी दे रही है, उतना ही हीट क्या करेगी? ठंडी वाली बॉडी ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब करेगी, ओके। ऑब्वियसली बात है, एक प्रकार का क्या है ये हीट का वो अपना वो, जैसे मास का हम बोलते हैं, ओके वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा, कंजर्वेशन जो हम बोलते हैं, वैसी एक प्रकार का क्या है ये हीट का कंजर्वेशन है। बट मास का पॉसिबल है, हीट का पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हीट लॉस ही नहीं होगी। और सबसे बड़ा कारण ही है ये, लॉस होने का ही कारण हीट है किसी भी चीज का, ओके। तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हम इसको, बट फिर भी हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के एक हद तक एक्यूरेसी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आई हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी। ये क्या है? हमारा कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है, या कैलोरीमेट्री की स्टडी यही प्रिंसिपल बोलती है। इफ देयर आर टू बॉडीज, यदि हम दो बॉडी मानते हैं, एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, एंड हैविंग वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, और दोनों बॉडी की स्पेसिफिक हीट्स क्या है? S1 और S2 दोनों बॉडी की रिस्पेक्टिवली, देन फॉर टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, यदि हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें डेल टी, तो याद रखिएगा दोनों बॉडी का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। मतलब यहां पे तीन टेम्परेचर होंगे, एक गर्म वाली बॉडी, एक ठंडी वाली बॉडी। गर्म वाली बॉडी क्या होगी? एक बीच तक आएगी, और ठंडी वाली बॉडी गर्म होकर एक तरफ तक जाएगी। तो मतलब तीन टेम्परेचर होंगे यहाँ पे, दोनों का एक अलग अलग और एक दोनों के बीच का, जब दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे, ओके। तो इसलिए डेल टी दोनों तरफ कॉमन रहता है। जितना इसका टेम्परेचर कम होगा उतना ही टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, ओके। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके प्रिंसिपल के हिसाब से? MS1 डेल टी इक्वल टू M2 S2 डेल टी, मतलब जितनी ये हीट है उतनी हीट क्या हो जाएगी? इसके पास चले जाएगी। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सप्रेशन आप बहुत सारी जगहों यूज करेंगे आगे जाके। इस चैप्टर में तो करेंगे ही करेंगे, आगे जाके बहुत सारी जगह जहां पे भी हमें हीट निकालनी है किसी भी चीज की, तो उसकी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, उस बॉडी का मास पता है, और कितना टेम्परेचर में उसका चेंज हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं, ओके। याद रखिएगा यहाँ पे एक टी नहीं रख सकते, मतलब हीट किसी के पास होती नहीं है, फ्लो करती है बस वो हायर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। किसी बॉडी के पास क्या होता है? टेम्परेचर होता है, उसका हीट नहीं होती। कोई बॉडी बहुत गर्म है तो हम ये नहीं बोलेंगे इसमें हीट है, हम बोलेंगे इस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाँ, उस बॉडी को यदि हम किसी ठंडी बॉडी के साथ रख दें तब हीट फ्लो करेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट पॉइंट आइसोलेटेड सिस्टम के लिए देखते हैं, तो नोट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ सिस्टम is said to be isolated one if no exchange of heat takes place between the system and surrounding। तो ऐसे सिस्टम को जिसका हीट जो एक्सचेंज होता है वो सराउंडिंग के साथ ना हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे ना ही हीट जा सकती है बाहर, ना ही उसके अंदर वर्क आ सकता है या जा सकता है। हीट और वर्क दोनों नहीं जा सकता। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है, मतलब उसके अंदर जो भी चीज हो रही है उस सिस्टम के अंदर, बाहर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हीट क्या होती है? हर जगह लॉस हो जाती है, कहीं ना कहीं से वो किसी जिस कंटेनर की वॉल है वो कंटेनर गर्म हो जाएगा और उसकी वॉल को बाहर की हवा ठंडा
पूरा कर देगी, तो हीट क्या होने लग जाती है, लॉस होने लग जाती है। तो हम एक एजम्पशन के लिए एक ऐसा सिस्टम मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जिससे कोई भी चीज लॉस ना हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हीट ट्रांसफर होता है, ना ही वर्क ट्रांसफर होता है। वर्क ट्रांसफर का मतलब ये है, यदि कोई सिस्टम है और उससे हीट बाहर नहीं निकल रही, मगर यदि मैं उसमें एक किक कर दूं, एक लात मार दूं, तो वर्क दिया मैंने उसको ट्रांसफर, तो उसके अंदर की चीजों में दिक्कत आ जाएगी। मगर आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो ड्यूरिंग कैलोरीमेट्री इट इज एज्यूम दैट नो हीट इज अलाउड टू एस्केप टू दी सराउंडिंग। तो जब हम कैलोरीमेट्री की स्टडी करेंगे, मतलब जो हमने अभी प्रिंसिपल देखा कि एक बॉडी जितना हीट लॉस कर रही है, अगली बॉडी उतना हीट गेन कर रही है, तो यहां पे हम ये चीज एज्यूम करते हैं कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब वो सिस्टम आइसोलेटेड है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। इसको आप कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आप अपने घर में थर्मस देखे होंगे, जितने भी चाय और कॉफी का थर्मस होता है, आप देखे होंगे उसमें यदि हम गर्म चाय डाल के रखते हैं तो क्या होता है, वो ठंडी नहीं होती है। मगर क्या वो हमेशा गर्म रहती है, नहीं, कुछ घंटे बाद वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो वो एक प्रकार का क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है। मगर वो हर देर बहुत सारे टाइम तक नहीं कर सकता, कुछ 4-5 घंटे बाद उसमें जो चाय रहती है वो अपने आप ठंडी हो ही जाती है, मतलब हीट एस्केप कर ही जाती है। तो एक थर्मस एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। मगर कोई भी चीज एकदम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकती। मगर कैलोरीमेट्री के टाइम जो हम ये थ्योरी देख रहे हैं और जब हम कैलोरीमीटर पढ़ेंगे तो उसके टाइम हम ये चीज एज्यूम करेंगे कि वो जो सिस्टम है हमारा वो क्या है, आइसोलेटेड है, मतलब उससे हीट बाहर निकल ही नहीं रही है, सराउंडिंग में हीट जा ही नहीं रही है, ये चीज हम एज्यूम करेंगे वहां पे। ओके, तो हमने प्रिंसिपल देखा कि क्या है। अब हम देखते हैं कैलोरीमीटर क्या होता है, या हम बोले कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, इससे हम कैसे जो हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी, हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी, ये चीज हम कैसे प्रूव करते हैं वो चीज देखते हैं। तो इट इज ए डिवाइस, ये क्या है, एक डिवाइस है। ऊपर का पॉइंट देखते हैं, इट इज ए डिवाइस, एक क्या है, ये डिवाइस है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट। मतलब ये एक प्रकार की इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, जैसे एक स्केल होता है वैसी एक प्रकार की क्या है, ये डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब हीट को नंबर के फॉर्म में कैलकुलेट करती है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होगी, 10, 20, 15, 30, 25 कितनी होगी, वैसा अपनी यूनिट्स के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ कॉपर। ये क्या कंसिस्ट, इसमें किसका बना रहता है, ये एक सिलेंड्रिकल कॉपर वेसल का बना रहता है। ओके, तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं, फिर हम थ्योरी से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो ये है हमारा क्या, कैलोरीमीटर। ओके, नीचे वाली लाइंस भी है, देख सकते हैं 2 लाइन से एनक्लोज्ड है ये, ऊपर में हल्का सा है तो हल्का सा ऊपर करते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक कैलोरीमीटर रहता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हीट मेजर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता कर सकते हैं इसकी मदद से। तो पहले देखते हैं किसका बने रहता है, फिर कैसे यूज होता है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक चेंबर होता है। ये जो चेंबर है ये किसका रहता है, कॉपर की वेसल रहती है। जितना भी आपको ये हल्का सा गोल्डन रंग का जो दिख रहा है, हल्का सा येलो ऑरेंज रंग बोला जाए सही तरीके से, तो जो आपको ऑरेंज रंग का दिख रहा है एक प्रकार की क्या है, कॉपर वेसल है। इस वेसल के अंदर 2 चीज है, एक क्या ग्रीन रंग का थर्मोमीटर डाला हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और दूसरा ब्लू रंग का क्या है, स्टिलर है। ये क्या काम करेगा, घोलने के काम करेगा, क्योंकि घोलना जरूरी है ताकि वो पूरा फैले। ठीक है, तो इस कॉपर वेसल के अंदर 2 चीजें, थर्मोमीटर और स्टिलर। थर्मोमीटर का आप वो देख सकते हैं मीटर बना हुआ है। ओके, बाहर का जो इसका एरिया है, ये बाहर का एरिया, अभी जो हल्का सा ब्लू रंग देख सकते हैं, ये क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करके रखा है ताकि इसके अंदर से हीट लॉस ना हो। कैसे हीट लॉस होगी, कॉपर क्या होगा, कंडक्ट करेगा और अंदर में जो भी चीज चल रही होगी उसकी गर्मी कॉपर में आ जाएगी, बिल्कुल। और यदि कॉपर में बाहर की हवा लगेगी तो वो क्या होगा, हीट लॉस कर जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लास वूल का इंसुलेशन लगाते हैं। ग्लास वूल क्या रहता है, एक मटेरियल रहता है जो इंसुलेशन का काम करता है, मतलब अंदर की हीट वो ट्रैप करके रखेगा, अंदर में हीट बाहर निकलने नहीं देगा। ओके, और इस पूरे सेटअप को एक वुडन जैकेट से हम क्या करके रखते हैं, एनक्लोज्ड करके रखते हैं। ये जितना भी आपको पिंक रंग का दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकार की वुडन जैकेट है। ओके, तो आपको चीजें समझ में आई इसमें क्या क्या है। अब इसमें क्या होता है, ये जो अंदर वाला कॉपर का वेसल है, ये भले यहां पे छोटा दिख रहा है बट ये बड़ा रहता है थोड़ा। ओके, और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर पानी भरा रहता है। एकदम सिंपल टाइप की वर्किंग दिखाऊं मैं, जनरल टाइप की, तो इसके अंदर वाटर भरे रहेगा। ओके, और हम क्या करेंगे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई स्फेरिकल
बॉल हो या कोई भी मेटल हो, कैसे भी शेप का हो, उस मेटल को जितना भी वो गर्म रहेगा उसको एक लिमिट तक गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, उस गर्म ऑब्जेक्ट की हीट अपने अंदर लेने लग जाएगा। ओके, और जो वाटर हीट लेगा, साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो कॉपर वेसल है ये भी हीट लेती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर डालेंगे, वाटर भरा हुआ रहेगा, वो ऑब्जेक्ट की हीट वाटर लेगा और कॉपर वेसल लेगी। और कितना वो हीट ले रही है, टेम्परेचर के डिफरेंस से हम कैलकुलेशन करके उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डुबाएं। तो ये जो अंदर वाला जो चेंबर है ये थोड़ा सा बड़ा रहता है। डायग्राम में वो आपको शॉर्ट दिख रहा है, बट ये जो अंदर कॉपर वेसल वाला चेंबर है इसमें जगह रहती है, मतलब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर करा सकते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा इंसुलेटेड, मतलब इसके बाहर हीट लॉस नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है हीट कैसे ना कैसे लॉस हो ही जाती है, बट हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हीट लॉस नहीं होगी, इतना अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कैलोरीमीटर क्या है। ठीक है, अंदर में क्या करेंगे, हम दो ऑब्जेक्ट डालेंगे, जनरली पानी भरा रहेगा और एक ऑब्जेक्ट स्फीरिकल हो या रेक्टेंगुलर हो, उसको हम एक लेवल तक गर्म करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। उस ऑब्जेक्ट की हीट वाटर लेगा, ऑब्वियसली बात है वाटर का टेम्परेचर कम रहेगा, वो ऑब्जेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, वाटर उसकी हीट लेगा और ये कॉपर वेसल भी उसकी हीट लेगी। ठीक है, और फिर हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो वही चीज हम देखेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एकदम परफेक्टली हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं, अब हम थ्योरी समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। कैलोरीमीटर तो किसका बने रहता है, ये सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ कॉपर। एक सिलेंड्रिकल वेसल रहती है कॉपर की, जो हमने अभी डायग्राम में देखा, प्रोवाइडेड विद ए स्टिलर। स्टिलर मतलब घोलने के लिए। ठीक है, द वेसल इज केप्ट इनसाइड ए वुडन जैकेट। तो वेसल को हम किसके अंदर इनसाइड करके रखे रहते हैं, एक वुडन जैकेट के अंदर, जो हमने पिंक रंग का देखा वो। द स्पेस बिटवीन द कैलोरीमीटर एंड द जैकेट इज पैक्ड विथ ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो जो स्पेस है कैलोरीमीटर और वाटर जैकेट का, उसके बीच में क्या रहता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, लाइक ग्लास वूल एसेट्रा, और भी बहुत सारे प्रकार के इंसुलेटर्स होते हैं। दस द कैलोरीमीटर गेट्स थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली आइसोलेटेड का मतलब यह है कि हीट के फॉर्म में आइसोलेट हो जाएगा, मतलब वो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा। थर्मल का मतलब हीट और आइसोलेटेड मतलब नहीं बाहर निकलने देगा, हीट को अंदर ट्रैप करके रखेगा फ्रॉम दी सराउंडिंग, बाहर वाली सराउंडिंग से। क्यों सराउंडिंग से है, क्योंकि सराउंडिंग एयर भी जो रहती है वो भी कम टेम्परेचर में रहती है। जो अंदर ऑब्जेक्ट डालेंगे वो 100-200 डिग्री सेल्सियस में रहेगा और सराउंडिंग एयर 10 मतलब 20-21 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। तो वो एयर यदि उसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगी, उसकी हीट लेने लग जाएगी, इसलिए हम उसको इंसुलेट करके रखते हैं। ओके, द लॉस ऑफ हीट, अब क्या होता है, हीट ना दो प्रकार से ट्रेवल करती है या हम बोले ट्रांसफर होती है। एक तो पहला तरीका होता है कंडक्शन, उसको हम बोलते हैं, मतलब फिजिकल कांटेक्ट से। यदि ये वाला मेरा हाथ गर्म है और यहां से मैं इसको यदि ऐसे टच करा दूं तो इसकी गर्मी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका कन्वेक्शन, उसको हम बोलते हैं, हवा से हीट ट्रेवल हो जाती है या लॉस हो जाती है। कोई गर्म चीज रखा हूं मैं, उसमें हवा लग रही है और नहीं भी चल रही है हवा तो भी हवा उसकी हीट ले लेगी। जैसे ये रूम है, ये रूम में कोई भी हवा नहीं चल रही, फिर भी मैं एक गर्म ऑब्जेक्ट को रखूंगा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो गर्मी है वो पूरा क्या करेगा, रूम का एटमॉस्फेयर ले लेगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है जब कुछ भी नहीं होगा, ना कोई चीज उसको टच कर रही है, ना उसके पास हवा चल रही है, तो भी वो बॉडी हीट रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगी। ठीक है, रेडिएशन मतलब कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन के ऊपर है वो क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। 0 केल्विन में आपको बता चुका हूं, मतलब कितना नीचे की बात कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो की हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट जीरो तक कोई पहुंच सकता है क्या, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वो कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273। तो यदि कोई बॉडी 1 केल्विन पे भी हुई ना तो वो भी क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। ओके, तो इसलिए तो रेडिएशन, अब हमने क्या किया, इंसुलेटिंग लगा दिया, कोई चीज उसको टच नहीं कर रही है तो ना हवा से हीट ट्रांसफर होगी, ना ही कोई चीज उसको टच करेगी तो ना हीट ट्रांसफर होगी, मतलब इंसुलेटेड है। मगर रेडिएशन के लिए कैसे करेंगे, तो रेडिएशन को इग्नोर करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। रेडिएशन का कलर के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रहती है। कैसे, इसका एग्जांपल, आप गर्मी में जब भरी धूप है और भरी धूप में आप ब्लैक शर्ट पहन के निकलिए, देखना आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी ब्लैक शर्ट में। तो जो ब्लैक कलर होता है वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो रेडिएशन कलर पे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यदि आप कोई शाइनिंग चीज पहनेंगे, सिल्वर टाइप की कोई चीज पहनेंगे तो आप कम गर्म होंगे, मगर यदि आप एकदम कड़ी धूप में ब्लैक रंग की टी शर्ट पहन के निकलेंगे तो देखना आपको धूप ज्यादा लगेगी, मतलब आपकी जो शर्ट है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी। और ये चीज आप एग्जांपल में देखे होंगे, कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है, कोई भी ब्लैक कलर हो, वो ज्यादा गर्म होता है बाकी कलर्स के मुकाबले, क्योंकि ब्लैक कलर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन
इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय, इसको भी हम कैसे रिड्यूस करते हैं, बाकी सब तो कर दिए, इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द कैलोरीमीटर। कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं, जो कैलोरीमीटर का आउटर सरफेस है उसको हम पॉलिश कर देते हैं, तो जो शाइनी सरफेस होता है वो कम हीट रेडिएट करता है और एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मगर कोई डार्क सरफेस रहा, ब्लैक सरफेस रहा, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो। एंड द इनर सरफेस ऑफ द जैकेट, तो जैकेट का अंदर का सरफेस और कैलोरीमीटर के बाहर के सरफेस को हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। मतलब यदि हम ये जैकेट देखें तो जैकेट के अंदर का सरफेस और कैलोरीमीटर के बाहर के सरफेस को हम एकदम शाइनिंग पॉलिश कर देंगे, ताकि हीट रेडिएशन से भी लॉस ना हो। ब्लैक कर दिए इसका, यदि जैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम ब्लैक कर दिए तो यही कितनी सारी हीट एब्जॉर्ब करके रखे रहेगा कैलोरीमीटर की, तो हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक मिलेगी। ओके, तो डायग्राम हमने देखा, एकदम क्लियरली आपको समझ में आया कि कैसे यूज होता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे की थ्योरी, द लिड इज प्रोवाइडेड विथ होल्स। अब लिड्स का मतलब क्या होता है, ऊपर का ढक्कन को हम बोलते हैं लिड, जो इसमें ऊपर का एरिया है उसमें क्या रहता है, होल्स प्रोवाइड रहते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला ढक्कन आप देख रहे हैं गोल वाला ब्लैक जो है, इसमें क्या रहता है, एरिया रहता है। इस ढक्कन में क्या रहता है, होल्स प्रोवाइडेड रहते हैं, ताकि थर्मोमीटर और स्टिलर हम डाल सके, तो इसी ऊपर वाले ढक्कन को हम लिड बोलते हैं। The lid is provided with holes for inserting, डालने के लिए क्या, इंसर्टिंग ए थर्मोमीटर एंड स्टिलर इनटू द कैलोरीमीटर, तो उसका जो ऊपर का ढक्कन है उसमें होल्स रहते हैं। When bodies at different temperature are mixed together in the calorimeter, जब कोई दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर की मिक्स करेंगे, इसका मतलब पानी मान लेते हैं एक बॉडी और दूसरी बॉडी कोई सॉलिड, पानी में सॉलिड को डाल दिए तो दोनों बॉडी मिक्स हो रही है एक साथ, हीट इज एक्सचेंज बिटवीन दी बॉडीज, तो हीट क्या होगी, दोनों बॉडीज के बीच में एक्सचेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी हॉटर होगी एक बॉडी कोल्डर होगी। एज वेल एज विद दी कैलोरीमीटर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमीटर का जो कॉपर वेसल है वो भी हीट ले लेता है थोड़ा बहुत, कैलकुलेशन में हम उसको भी लेते हैं, देखेंगे हम। तो जो भी गर्म बॉडी हम कैलोरीमीटर में डालेंगे उसकी हीट वाटर तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ जो कॉपर वेसल है वो भी ले लेगी उसकी हीट। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, यदि कोई हीट का लॉस नहीं होगा और हम एज्यूम करते हैं कि एक प्रकार का इंसुलेटेड सिस्टम है वो टू द सराउंडिंग, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाएंगे जो क्या बोलता है, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, मतलब जो भी ठंडी बॉडी हीट रिसीव कर रही है वो क्या होगी, वो हीट उसको कहां से मिलेगी, जो भी गर्म बॉडी अपनी हीट लॉस कर रही है। तो यही प्रिंसिपल लगा के हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और यही कैलोरीमीटर उसका प्रिंसिपल यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर ये जो कॉपर वेसल है इसके अंदर पूरा काम होता है, ठीक है। यहाँ पे जगह आपको भले कम दिख रही है बट इसके अंदर ही हम दो बॉडी को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी और एक गर्म बॉडी डाल दिए, उस गर्म बॉडी की हीट पानी लेगा और ये जो कॉपर वेसल दिख रही है आपको, ये कॉपर वेसल भी उसकी थोड़ी हीट लेगी। इस कॉपर वेसल से हीट बाहर ना निकले इसलिए ग्लास वूल लगा हुआ है। ओके, तो आई होप कैलोरीमीटर आपको पूरा चीज समझ में आई होगी। अब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अंदर होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ग्राम में रहेगा, सेकंड वाला केजी में रहेगा, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन दी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट पे, ए 0.20 केजी ब्लॉक, एक 0.20 का 0.2 केजी का क्या है, एक ब्लॉक है ऑफ मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर कितना है, 0.2 केजी का ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, वही जो कॉपर वाला हिस्सा है कैलोरीमीटर के अंदर डाल रहे हैं, ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.025 केजी। मैं आपको बोला था वाटर इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैलोरीमीटर को वाटर के टर्म में दे दिया, इसको हम देखना कैसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट दिया, ये वाटर इक्विवेलेंट किसका है, कॉपर का है, कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, दूसरा एक तो मेटल ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, पानी है, और उस पानी का क्या दिया है, हमें वॉल्यूम दिया है, मास निकाल सकते हैं बिल्कुल, डेंसिटी पता है हमें, 150 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, और वो उसका टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पे है, मेटल ऑब्जेक्ट 150 डिग्री सेल्सियस में। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों फाइनल टेम्परेचर कहां पहुंच रहे हैं, 27 डिग्री
हीट गेन कर रहा है तो वो 40 हो जा रहा है, और 150 क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। दोनों एक कॉमन टेम्परेचर तक पहुंचेंगे तो दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री। मैंने बोला था 3 टेम्परेचर का यहां पे यूज रहता है, दोनों का इनिशियल और दोनों का एक फाइनल। कंप्यूट दी स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो जो ये मेटल है जिसका 0.2 kg मास है 150 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ बोल रहे हैं। ओके, तो यही क्या होगा, कैलोरीमीटर काम आएगा। इसी कैलोरीमीटर के अंदर एक मेटल डाले हैं और पानी है, ये कॉपर वाले वेसल के अंदर, तो उसकी हीट वाटर भी लेगा और कॉपर वेसल भी लेगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं सबसे पहले। क्या क्या गिवन है, इसका गिवन वैल्यूज दो प्रकार से लिखते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट क्या, मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक की गिवन वैल्यूज लिखते हैं पहले। क्या क्या गिवन है हमें, मेटल ब्लॉक का मास गिवन है। यदि आपको कोई भी गिवन डाटा में डाउट हो रहा है आप पीछे से रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। कितना है, 0.2 kg का उसका मास है मेटल ब्लॉक का। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पूरा ग्राम में इसको बनाएंगे। केजी वाटर इक्विवेलेंट दिया है, ओके, केजी में भी हम इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलिए ग्राम में सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगला वाला तो केजी में करेंगे ही करेंगे। पहले हम मेटल ब्लॉक का लेते हैं, जिसका मास कितना गिवन है हमें, 0.20 kg। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0.20 इंटू 10⁻3, तो कितना आ जाएगा ये, 200 ग्राम, GRAM। नेक्स्ट टाइम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, TI, जो भी मेटल ब्लॉक है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, और कुछ इसका डाटा दिया नहीं दिया है, ठीक है। अब दूसरा डाटा देखते हैं हम, जो वाटर है उसके अंदर दो बॉडी मिक्स होती है कैलोरीमीटर के अंदर, तो एक बॉडी मेटल ब्लॉक है, दूसरी बॉडी क्या है, वाटर है। तो वाटर का आप वैल्यूज देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। क्या दिया है हमें, जो पानी है कैलोरीमीटर के अंदर उसका वॉल्यूम दिया है, और कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है हमें। ओके, तो क्या करना है, हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। केजी में भी करें तो भी कोई टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन ग्राम में बनाते हैं, अगला केजी में बनाएंगे। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर क्या होता है, -2 होता है, बट यहां पे सेंटीमीटर का क्यूब है, तो मैं क्या लिखूंगा, -6 मीटर क्यूब, क्योंकि 3 है। ओके, और सेकेंड चीज हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बिल्कुल। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं मास निकाल सकता हूं वाटर का, जो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल। वाटर की डेंसिटी क्या होगी, 1000 ही होगी, और वॉल्यूम कितना है, 150 इंटू 10⁻⁻6 है। ओके, तो ये 10⁻⁻6 को मैं क्या करता हूं, नीचे ले लेता हूं। (10⁻⁻6 को मैं नीचे ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 10⁻�6 ऊपर था, नीचे ले लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। देखते हैं, ये 3, ये पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा। ओके, एक 0 भी गया, तो फिर यहाँ पे 2 बचा, तो 10⁻2 है। इसका मतलब क्या आएगा, 15/100, 15/100, मतलब मास कितना आएगा, मास आ जाएगा हमारा 0.15 kg, और इस मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10⁻3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.15 इंटू 10⁻3, तो कितना आ जाएगा हमारा, 150 ग्राम। ओके, सारी वैल्यूज ग्राम में आ गई, एकदम सिंपल है, बस पहले हम गिवन डाटा कन्वर्ट कर लेते हैं, एक बार पुट करेंगे सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके और क्या गिवन है, हमें वाटर का इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, मतलब TI कितना दिया है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनल टेम्परेचर गिवन है, तो वो फाइनल टेम्परेचर दोनों का होगा। TF कितना गिवन है हमें, 40 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर भी 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा इसका टेम्परेचर, और मेटल ब्लॉक से ही वो हीट लेगा, तो मेटल ब्लॉक का टेम्परेचर कम होकर कितना हो जाएगा, TF, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों का फाइनल टेम्परेचर। तो याद रखिएगा जब यहां पे हम डेल्टी करेंगे तो डेल्टी में आप हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, याद रखिएगा, तभी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस सही आएगा। ऐसा नहीं कि यहां पे माइनस में कोई टर्म नहीं आएगी, तो जब भी हम डेल्टी करेंगे तो आप बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। तो ये सारी क्या है, हमारी पूरी गिवन वैल्यूज है, हमने सारी वैल्यूज को अच्छे से कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके तो ये पूरी गिवन वैल्यूज आप नोट कर सकते हैं। एक बार पॉज करके मैं इसको एक बार रब करता हूं। और हमें एक और डाटा दिया है, हमें कैलोरी मीटर का, मतलब जो कॉपर वेसल होती है उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है। तो अब हम उस चीज के बारे में देखते हैं। कैलोरी मीटर बोलूं या मतलब किसका, CO जो कॉपर का बना है, और उसका हमें क्या दिया है, वाटर इक्विवेलेंट दिया है। तो ये एक प्रकार का क्या है बताओ, मास है, M डैश, और वो कितना गिवन है हमें, 0.025 kg। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 ग्राम। ओके ये मास क्या है, ये मास पानी का ही है, मतलब कैलोरी मीटर का कॉपर के बदले में इतना ही पानी और यूज कर लेता हूं, तो वो कैलोरी मीटर का जो कॉपर है उसको भी अपने अंदर क्या कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। इसका मतलब ये होता है, अब आपको समझ में आया, यहाँ पे वाटर है, और वरना हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अलग से हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है, इसका मतलब यदि मैं कॉपर वेसल को इग्नोर कर दूं और बस 25 ग्राम पानी ज्यादा ले लूं, तो वो कैलोरी मीटर के भी इफेक्ट को क्या करेगा, अपने में ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये। ओके तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। सेकंड चीज, एक और चीज हमें क्या एज्यूम करनी पड़ेगी यहां पे, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए उसके बारे में देखते हैं। विजिबल है, ओके वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्मॉल SW। ओके विजिबल है आपको, बिल्कुल, और इसको भी हमें क्या लेना है, ग्राम में लेना है। तो वो क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ये उसकी यूनिट होती है। ओके यदि हम उसको ग्राम्स में लेते हो, यही क्या होता है, एक कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल्स के बराबर होती है। तो यही किसके बराबर होगा, 4.18 जूल्स पर ग्राम लेंगे यहाँ पे, हाँ पर ग्राम ही लेंगे, बिल्कुल, जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके और यदि हम केजी में लेना चाहें तो केजी में क्या होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है हर क्वेश्चन के लिए। 4.18 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जूल्स, यहां पे क्या था, ग्राम था, तो ये पर केजी में हो जाएगा, पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, इसलिए हम इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रहे हैं। 4.18 × 10⁻³ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हर जगह यूज होगी ये वैल्यू। ओके तो ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा और बोला कि ये सबसे ज्यादा रहती है सारे मटेरियल से। ओके तो ये सारे डाटा हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है तो आप नोट कर सकते हैं, कभी भी रब करते हैं। अब हम लगाएंगे अपना प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री। क्या बोलता है प्रिंसिपल, तो क्या दो बॉडी है यहां पे, एक मेटल है और दूसरा वाटर है, तो हीट लॉस्ट, क्योंकि वो 150 डिग्री सेल्सियस पे यही हीट लॉस्ट करेगा, हीट लॉस्ट बाय मेटल ब्लॉक, जितनी हीट लॉस्ट करेगा मेटल ब्लॉक उतना ही क्या होगा, हीट
गेन बाई, कौन कौन हीट गेन करेगा? एक तो वाटर करेगा, वाटर एंड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब क्या? कॉपर। जिस कॉपर का बना है इसकी हीट कौन लेगा? दोनों लेगा, एक वाटर लेगा और दूसरा जो कैलोरीमीटर कॉपर का बना है वो लेगा। ओके, तो अब हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होगा? m मास s डेल टी। ये किसका होगा? पूरे का, मेटल का होगा। इक्वल टू क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? m, यहां पे क्या होगा? कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है, तो उसको हमने किससे डिनोट किया था? m डॉट से, m डैश से डिनोट किया था। तो एक तो होगा मास ऑफ वाटर प्लस 25 ग्राम हम ले रहे हैं, तो कॉपर का इफेक्ट क्या कर लेगा? वो अपने में इंक्लूड कर लेगा। तो m w प्लस m डैश s, वाटर की स्पेसिफिक हीट, डेल टी। डेल टी तो सेम होगा, एक 150 से 40 हो रहा है और दूसरा 27 से 40 हो रहा है, तो दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। ओके, तो ये किसका है? ये पूरा मेटल का है और ये पूरा उसका हो जाएगा, एम एस डेल टी, एम डब्ल्यू एम डैश एस डब्ल्यू डेल टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो मास कितना था? 200 ग्राम ब्लॉक का, यही एस निकालना है हमें, एस स्मॉल एस है, मेटल का निकालना है। डेल टी देखते हैं, तो 150 माइनस कितना? 40 करेंगे, तो 150 माइनस 40, ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, 150 माइनस 40। ये इसका इनिशियल टेम्परेचर था, बाद में अगला टेम्परेचर कम हो गया, इक्वल टू मास ऑफ वाटर हमने निकाल लिया था कितना? 150 ग्राम प्लस कितना? कॉपर का भी इफेक्ट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वाटर इक्विवेलेंट लिए थे जिसका आया था 25 ग्राम, तो उसको भी ले लिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वो कितनी आएगी? 1 ले लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लिखा था कैलोरीज में हम कर रहे हैं, ग्राम कैलोरीज में, तो 1 ग्राम, 1 जूल पर ग्राम था हमारा, 1 कैलोरी पर ग्राम था हमारा। ओके, इंटू डेल टी, तो डेल टी कितना होगा? 40 माइनस 27 से वो 40 डिग्री तक वाटर अपनी हीट गेन कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 40 माइनस 27 ही डिग्री सेल्सियस था उसका इनिशियल, यस, तो 27। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्पेसिफिक हीट आ जाएगी इस मेटल ब्लॉक की। ओके, सॉल्व करते हैं, तो फिर से मैं एक बार रब करता हूं, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी इधर? एलएचएस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो एलएचएस वाले को सॉल्व करेंगे तो एस स्मॉल एस है ये, ओके, क्योंकि बड़ा एस नहीं लिख रहा हूं मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इनटू एलएचएस की वैल्यू को मैं सॉल्व किया तो मेरा आया 2200, आप भी सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगा, और आरएचएस की वैल्यू को मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया 22.2275 आया। ओके, तो जो मेटल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्मॉल एस है, भले मैं लिख के कैपिटल दे रहा हूं बट वो स्मॉल एस है, 2275 डिवाइड बाय 30 होगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, 22000, तो कितना आ जाएगा मेरा? 0.103 यूनिट क्या आएगी? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। एक हमने ग्राम कैलोरी में निकाल लिया ताकि हमें आसानी हो चीजों को समझने में, अगला क्वेश्चन तो हम किलो जूल में करेंगे ही करेंगे, मतलब केजी में करेंगे ही करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं, आ गई हमारी मेटल की स्पेसिफिक हीट जो हमें निकालनी थी, 0.13103। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है? सेम वैसी है, बट यहां पे क्या है? यहां पे कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया है, तो यहां पे हमें कॉपर का भी हीट इफेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। अ स्पीयर, पहले हमने क्या था? मेटल का ब्लॉक था, अब यहां पे क्या है? एक स्पीयर है, एक स्पीयर, अ स्पीयर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, किसका बना है? वो एल्यूमिनियम का है, जिसका मास कितना है? 0.047 kg है, प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन ए वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट द स्पीयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ही स्पीयर को हम गर्म कर लेते हैं, कैलोरीमीटर में डालने से पहले ही एक पानी में डालें, वो पानी को उबाल रहे हैं, उसका डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो स्पीयर का भी टेम्परेचर क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि स्पीयर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है कैलोरीमीटर में डालने से पहले। आफ्टर दैट इट इज अलाउड टू ट्रांसफॉर्म टू 0.15 kg कॉपर कैलोरीमीटर
तो ये कैलोरीमीटर का भी मास हमें गिवन है, मतलब हम कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं और उसके कॉपर का जो शेल रहता है उसका मास हमें गिवन है 0.14 kg कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ मास kg ऑफ वाटर। ये क्या है, कैलोरीमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है इतना, और जो उसके कॉपर है कैलोरीमीटर की शेल का उसका भी मास गिवन है। ओके, केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर है उसके अंदर उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम हम कैलोरीमीटर के अंदर डाल रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करिए बोल रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें अब हमें कैलोरीमीटर, जैसे हमने यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट लेके उसको वाटर के साथ ही जोड़ दिया था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग से उसका भी हीट ट्रांसफर का इफेक्ट लेना पड़ेगा, मतलब जो भी वो भी हीट रिसीव कर रहा है। ओके, तो गिवन वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि हम सीधा अपने में डाटा डाल सके। तो एक क्या है, एल्यूमिनियम स्फीयर। एल्यूमिनियम स्फीयर की वैल्यूज पहले पूरी लिख लेते हैं हम। कितना गिवन है एल्यूमिनियम स्फीयर का, MAL, मतलब मास एल्यूमिनियम स्फीयर का कितना गिवन है, 0.047 kg हमें गिवन है। ओके, इनिशियल टेम्परेचर कितना है एल्यूमिनियम स्फीयर का, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यही दोनों डाटा हमें गिवन है। दूसरा गिवन डाटा देखते हैं कैलोरीमीटर का। हाँ, कैलोरीमीटर का हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। इसका मतलब वो किसका बना है, कॉपर का बना है, तो मतलब ये क्या है, कॉपर का मास है। और वो कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.14 kg। ओके, तो ये कैलोरीमीटर से डाटा रिलेटेड है। सेकेंड, जो उसके अंदर दूसरा सब्सटेंस क्या है, वाटर है। तो वाटर का भी गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमें क्या है, मास है किसका, वाटर का हमें गिवन है। कितना मास है वाटर का, 0.25 kg। ओके, और कितना गिवन है वाटर का इनिशियल टेम्परेचर, जो कितने टेम्परेचर पे है वाटर कैलोरीमीटर के अंदर, 20 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। तो फाइनल टेम्परेचर दोनों कितना पहुंच रहे हैं, TF, और कितना पहुंच रहे हैं वो, 27 डिग्री सेल्सियस ही बस पहुंच रहे हैं। ओके, कितना भी पहुंच सकते हैं वो, बस इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा। तो ये एल्यूमिनियम स्फीयर भी अपनी हीट लॉस करके उतना ही फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा। कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, इनिशियल अलग होगा। ओके, और कुछ गिवन डाटा है क्या, नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है, मतलब SAL। कैपिटल लिख दे रहा हूं मैं गलती से, बट वो स्मॉल ही होगा, याद रखिएगा। कैपिटल S तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा, स्मॉल S ही हम निकाल रहे हैं क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम निकाल रहे हैं। ओके, तो हमने पूरी गिवन वैल्यूज यहां पे लिख दी। सॉल्व करते हैं, और हमें क्या दिया है, वाटर की स्पेसिफिक हीट के बारे में देख लेते हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट SW, जो वैल्यू हमें याद रखनी है वो कितनी होगी, 4.18 इंटू जूल्स में लेके किलो जूल्स में ले, किलो में ही लेते हैं क्योंकि सारा वेट किसमें, किलो में, 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, या मैं इसको बोलूं केल्विन बोलूं। ओके, और यहां पे कॉपर का एक और चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, कॉपर की स्पेसिफिक हीट की, वो चीज यहां पे नहीं गिवन है, तो ये चीज आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। 0.386 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डाटा है, ये डाटा इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये जो कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 0.3 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, मगर ये डाटा हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर का ही बना हुआ है। तो जब भी यदि उसका वाटर इक्विवेलेंट नहीं दिया तो आपको वो कॉपर का आपको इफेक्ट उसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप इस वैल्यू को याद रख लीजिए, कॉपर की स्पेसिफिक हीट, जैसे हम वाटर की याद करते हैं, क्योंकि कैलोरीमीटर सिर्फ कॉपर का ही बना रहेगा और उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.386 और वाटर से तो कम ही रहेगी क्योंकि वाटर की सबसे ज्यादा रहती है, 4.18 रहती है।
ओके तो ये बस एक वैल्यू नहीं गिवन है, गुड क्वेश्चन होता तो उसमें वैल्यू देनी चाहिए थी, क्योंकि जनरली किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को कॉपर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं याद रहेगी, बट जिसको याद रहेगी वो क्वेश्चन साइंस से बना लेगा। तो ये वैल्यू आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिए बस, क्योंकि ये वैल्यू देनी चाहिए थी उसको, बाकी सारी वैल्यू से तो हो जाएगा। ओके तो चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा गिवन डाटा है इसमें। ओके तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऊपर अकॉर्डिंग वाली लाइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग। कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं हम, कैलोरीमीटर का ही प्रिंसिपल लगा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या प्रिंसिपल बोलता है वो, हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम स्फीयर, जितनी एल्यूमिनियम स्फीयर हीट लॉस करेगा उतना ही क्या होगा, हीट गेन बाई, कौन कौन हीट गेन करेगा उतनी, वाटर जो कैलोरीमीटर के अंदर भरा हुआ है, और एंड लिखना चाहिए, और कैलोरीमीटर मतलब क्या, कॉपर जो है उसके अंदर, ये दोनों क्या करेंगे, जितनी हीट लॉस करेगा उतनी ये दोनों हीट गेन करेंगे। ओके तो फॉर्मूला लिखते हैं अब हम अपना, मास एल्यूमिनियम का, स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की, डेल टी डिफरेंस इन टेम्परेचर एल्यूमिनियम का जितना कम हो रहा है वो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का आएगा, वाटर और कॉपर का, दोनों का हमने लिखना पड़ेगा। ओके तो दोनों का लिखते हैं हम, फर्स्ट मास कॉपर का जो हमें गिवन है, इनटू स्पेसिफिक हीट कॉपर की, और डेल्टा टी। तो यहां पे कॉपर का भी इनिशियल टेम्परेचर हम वाटर जितना ही लेंगे, क्योंकि दोनों क्या रहेंगे, हमें वाटर का टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे, 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, तो कॉपर भी उतने ही टेम्परेचर पे रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये चीज एकदम समझ में आती है, क्यों, क्योंकि यदि कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा होता तो उसी के अंदर वाटर भरा है, उसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम लेंगे हम यहाँ पे, प्लस इसका, ये तो कॉपर गेन किया इतनी हीट, वाटर कितनी करेगा, MW SW मास वाटर का, स्पेसिफिक हीट वाटर की, इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या रहेगा, दोनों के में सेम रहेगा, तो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूं, MC SC प्लस MW मास वाटर का, स्पेसिफिक हीट वाटर की, और ये दोनों से मैंने कॉमन निकाल लिया डेल्टी को, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस तो लगभग सेम ही रहेगा। ओके तो अब वैल्यू पुट करते हैं पूरी यहां पे, मास एल्यूमिनियम का हमें कितना गिवन था, 0.047, इस बार हम क्या कर रहे हैं, पूरा केजी में बना रहे हैं, इनटू स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की, यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 था इनिशियल, उसका कितना पहुंचेगा अपनी हीट लॉस करके, वो 23 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू ब्रैकेट में सबसे पहले मास कॉपर का जो हमें गिवन है कितना, 0.14, इंटू कॉपर की स्पेसिफिक हीट 0.386, जो डाटा आपको याद रखना है, इंटू 10⁻³ है, क्योंकि सब चीज केजी में चल रही है यहाँ पे। ओके प्लस मास वाटर का कितना गिवन है हमें, मास का, वाटर का मास 0.25 केजी में, 0.25 इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.18 इंटू 10⁻³। वाटर की आप याद रख सकते हैं, एकदम सिंपल है, मगर कॉपर की एक याद रखना जरूरी है। ओके ये दोनों का आ गया, इनटू ये दोनों टर्म के साथ इनटू क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, बड़ा टेम्परेचर क्या है, बड़ा है 27, और पहले इनिशियल टेम्परेचर क्या था 20, तो टेम्परेचर डिफरेंस में आप हमेशा बड़े से छोटा माइनस करेंगे। ओके तो इस पूरी वैल्यू को यदि हम सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यू आपको विजिबल है। ओके 0.025 4.18 0.25 ओके विजिबल है। इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ओके एक बार और रब करते हैं, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो LHS वाला कितना आया, मेरे जितनी वैल्यू आई है आप भी सॉल्व करेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि मैंने एक बार कैलकुलेट करके देख चुका है, 3.619 इंटू स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की इक्वल टू RHS में हमारा कितना आएगा, 329.7.12 ये वैल्यू आएगी। अब यहां से हम डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की तो कितनी आ जाएगी, 911
0.05 किसमें आएगी, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस में आएगी। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें निकालना है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आप वैल्यूज अच्छे से रखते हैं तो आसानी से सॉल्व होगा एकदम। बस आपको गिवन डाटा की वैल्यूज सही लिखनी है इसमें। और एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 0.911 क्या हो गया, जूल्स हो गया, अब किलो जूल्स में हो गया, किलो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों आंसर सही है हमारे। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको गिवन डाटा एकदम सही रखना है तो क्वेश्चन आपका एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा, कभी भी कोई तीन प्रकार के मैटर होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि जब भी फेस चेंज होगा, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, कैसे भी तीनों फेस में कैसे भी कन्वर्ट होगा, तो वहां पे क्या होता है, जब भी फेस चेंज होता है, मतलब जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनती है, ओके, तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब यदि मैं वाटर को उबाल रहा हूं और मैं 1 केजी वाटर को 1 केजी भाप बना रहा हूं या वेपर बना रहा हूं, तो जब वाटर का जो पहला मॉलिक्यूल है वो भाप बनना शुरू होगा और जब तक उसके सारे मॉलिक्यूल स्टीम नहीं बन जाते तब तक वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आप हीट दिए जा रहे हैं, उसको गर्मी दे ही जा रहे हैं, मगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी फेज चेंज होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, टेम्परेचर सॉरी आइसोबारिक तो प्रेशर हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जब क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो यहां पे हम वही चीज के बारे में देखेंगे कि जब भी स्टेट चेंज होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड बनता है या लिक्विड गैस बनता है, उस कंडीशन में हम हीट देते रहते हैं मगर टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब भी स्टेट चेंज होते रहता है किसी भी चीज का। तो इस चीज के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ऊपर से पढ़ते हैं। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में चेंज होना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर स्टेट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सब्सटेंस का स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं, मतलब लिक्विड को मैं वेपर बना रहा हूं, सॉलिड आइस है मेरी, आइस को मैं लिक्विड बना रहा हूं, तो ऐसे प्रोसेस करने को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। ऑब्वियस ही बात है, आइस है वो ठंडी है, उसको मेरे को पानी बनाना है तो मेरे को उसमें हीट देनी पड़ेगी तो वो पानी बन जाएगी। नॉर्मल हम रख दिए घर में ऐसे आइस को निकाल के बाहर, तो वो कुछ देर बाद गल जाएगी क्योंकि वो बहुत ठंडी है और एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म है, तो वो अपने आप वो हो जाएगा। तो हीट देना पड़ता है ऑफ ए सब्सटेंस और अ मैटर, किसी भी सब्सटेंस को बोले और मैटर को बोले। मैटर जनरली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। तो जनरली मैटर कितने स्टेट्स में रहता है, 3 देखा जाए तो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही 3 स्टेट में रहता है। और साइंटिस्ट लोग की बात करेंगे तो उन लोग तो 2-3 स्टेट और निकाल दिए। ठीक है, तो जनरली हमारी स्टडी के लिए 3 स्टेट होता है, एक 4th स्टेट भी होता है प्लाज्मा, फिर 5th स्टेट भी होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कुछ रहता है, एक और स्टेट आया है मैंने सुना है टाइम क्रिस्टल उसको बोलते हैं हम, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये सब बहुत ज्यादा मिथ है, तो साइंटिस्ट लोग तो बहुत सारा स्टेट निकाल लेते हैं, मतलब 2-3 ज्यादा निकाल लेते हैं। जनरली ये 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज स्टेट्स कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय एब्जॉर्बिंग हीट और रिजेक्टिंग हीट। तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं ये किसी में भी बदल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब करके या हीट रिलीज करके। कैसे, यदि लिक्विड हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो वो गैस बन जाएगा, गैस यदि हीट रिलीज कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा। ओके, द कॉमन चेंजेस ऑफ स्टेट्स आर, कॉमनली हमने क्या देखते हैं हम स्टेट के चेंज, सॉलिड टू लिक्विड मतलब आइस गल के वाटर बन जाती है, वाइस वर्सा, लिक्विड सॉलिड बन सकता है मतलब पानी आइस बन सकता है। सेकंड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड क्या होती है, वाटर स्टीम बन सकती है, या स्टीम को हम ठंडा करें तो वाटर बन सकता है, एंड वाइस वर्सा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द चेंजेस कैन बी ऑकर व्हेन एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो चेंजेस कब होते हैं, जब भी किसी 2 स्टेट्स के बीच में क्या होती है, हीट का एक्सचेंज होता है। मैटर एक ही है मगर उसके 2 स्टेट्स के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, बिटवीन दी सब्सटेंस एंड दी सराउंडिंग। और कहां से एक्सचेंज होता है, सराउंडिंग के साथ होता है, मतलब बाहर के वातावरण से ही वो या तो हीट ले रहा है या हीट अपनी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है।
एक नोट पॉइंट देखते हैं, बिसाइड्स 3 स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट्स के अलावा भी, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट, फोर्थ स्टेट भी क्या रहता है, एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को। कब मिलता है ये, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, यदि किसी भी सब्सटेंस को हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाते हैं, मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द सब्सटेंस आर फ्री, बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। द कलेक्शन ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होता है, और जो पॉजिटिव आयंस बचते हैं, मतलब यदि किसी एटम से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो जिस एटम में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन बोलते हैं। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन क्या बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग, या हम बोले जो बिजली कड़कती है वो भी एक प्रकार का क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के फॉर्म में हम उसको बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अब देखते हैं। यहां पे हम दिखेगा कि कैसे जब फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन आइस, आइस में हीट का इफेक्ट कैसे होता है देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेक सम क्यूब ऑफ आइस, थोड़ा सा आइस का क्यूब लीजिए, इन ए बीकर, बीकर मतलब एक कोई भी था बाउल में, कंटेनर में, जिसको हमें गैस में रख सके, एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस किस में रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। स्टार्ट हीटिंग इट स्लोली ऑन कांस्टेंट हीट सप्लाइंग सोर्स, और उसको क्या करिए, हीट करने लग जाइए, कॉन्स्टेंटली हीट दीजिए, एकदम तेजी से, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे करके उसको क्या करना है, गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट, और हर एक मिनट के बाद टेम्परेचर क्या करते जाए, नोट करते जाए। एंड स्टिर द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड आइस कंटिन्यूअसली, और हर एक मिनट बाद टेम्परेचर मेजर करना है और उस मिक्सचर को घोलते रहना है। वी विल फाइंड अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम एज शोन इन द फिगर, हमें एक ग्राफ मिलेगा टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास फिगर में है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा वाला ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले जब आई 0 डिग्री सेल्सियस में होगी, हम क्या करेंगे, उसको हीट देना चालू करेंगे, कांस्टेंट धीरे धीरे हीट देंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, हम उसको हीट देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, मगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक, जब तक वो पूरी आइस पानी नहीं बन जाती, जब तक वो पूरी आइस पानी नहीं बन जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, हीट वो ले रहा है मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उसका। तो जब भी फेस चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, भले वो हीट लेगा। तो जब तक पूरी आइस पानी नहीं बन जाती पूरी, तब तक क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा, 0 डिग्री पे ही रहेगा वो। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, पूरी, जैसी पूरी आइस पानी बन गई तब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। कहां तक बढ़ेगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, भाप बननी शुरू हो जाएगी, मतलब स्टीम। तो जब तक पूरा पानी स्टीम नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट वो लेते रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका टेम्परेचर टाइम के साथ। टाइम बढ़ रहा है मगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो चेंज होगा। तो जब तक पूरा वाटर स्टीम में नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फिर जैसे एक बार पूरा वाटर स्टीम बन जाता है, फिर स्टीम का टेम्परेचर, स्टीम तो उड़ जाएगा वैसे, मगर यदि हम उसको बॉयलर में रखे या किसी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करते रहे तब फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सुपर हीट जाएगा और टेम्परेचर में जाएगा। मगर जब फेस चेंज होगा तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। ओके, तो वाई एक्सिस में हमारा टेम्परेचर है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या होगा, वो स्टीम बनेगा, और उस जैसी स्टीम थोड़ा सा भी बना, जब तक पूरा स्टीम नहीं बन जाता, पूरा उसका फेस चेंज हो जाता, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो हीट लेते रहेगा कंटिन्यूअसली। तो याद रखिएगा, जब भी फेस चेंज होता है हीट कोई भी ऑब्जेक्ट लेते रहता है, अपना वो फेस चेंज करते रहता है, मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उसका जब भी फेस चेंज होता है तो। ओके, तो अब हम थ्योरी से देखते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, जैसा जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, फॉर सो लॉन्ग, बहुत टाइम तक, एज देयर इज आइस इन दी बीकर, जब तक आइस का थोड़ा सा भी कण है टेम्परेचर बहुत देर तक चेंज नहीं होगा। इवन हीट इज बीन कंटिन्यूअसली सप्लाइड, इवन आप कंटिन्यूअसली उसको गर्म करते रहिए, जब तक पूरी आइस नहीं गल जाएगी तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टू दी सिस्टम मतलब वही आइस और वाटर का सिस्टम को हम एक उसके जो कॉम्बिनेशन को हम सिस्टम बोल रहे हैं।
ओके, हमने डायग्राम देखा। फिर आगे की थ्योरी, इट इज सीन दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट until the entire amount of solid substance मतलब आइस मेल्ट्स। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। thus both solids and liquid state of the substance coexist in thermal equilibrium। तो both solid मतलब आइस फॉर्म और लिक्विड मतलब वाटर दोनों उस समय एग्जिस्ट करेंगे एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी दो चीज का टेम्परेचर सेम हो। यदि मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और कोई और है उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस में, हम लोग एक दूसरे को टच करेंगे, हमारे बीच में हीट फ्लो नहीं होगी क्योंकि हम लोग दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे। थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दी चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब जब फेज चेंज हो रहा होगा, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड, उस बीच में। आफ्टर होल ऑफ द आइस गेट्स मेल्ट, जब पूरी आइस गल जाएगी, जब पूरी आइस गल के पानी बन जाएगी, एंड एज वी कंटिन्यू हीटिंग, और हम क्या करते रहेंगे, तो भी कंटिन्यूअसली हीट करते रहेंगे बीकर into water as we continue heating the beaker. Okay, we note that the temperature begins to increase till it reaches nearly 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। When it becomes steady, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। स्टडी का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, 1 सेकंड में भी वही वैल्यू, 2 सेकंड में भी वही वैल्यू, 3 सेकंड में भी वही वैल्यू। ओके, दिस पॉइंट इज टी इन दी ग्राफ। तो जब उसका टेम्परेचर फिर से स्टडी होगा दोबारा, वो कौन सा टाइम है, टी हमारा टी से ग्राफ में शो नहीं। देखिए इस टाइम में भी स्टडी हो जा रहा है टेम्परेचर, और जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तब स्टडी, वाटर उबल के 100 डिग्री वाटर होगा, फिर जब वो भाप बनना चालू होगा तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दो जगह फेज चेंज हो रहा है। बिकम स्टडी, दिस पॉइंट इज टी इन द ग्राफ। ओके, तो द हीट सप्लाई इज नाउ बीइंग यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो 100 डिग्री के बाद जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो यूज हो रही होगी वाटर को पूरा भाप बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, वेपर बनाने के लिए। ठीक है, तीनों एक ही चीज होती है, या गैस बोले हम। तो इट इज नोटेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द एंटायर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो जब तक पूरा अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, वाटर के वेपर का हम एक स्पेशल नाम देते हैं स्टीम, या हम उसको गैस भी बोल सकते हैं, जब तक वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नोट दैट फॉर अ कांस्टेंट हीट सप्लाई, यदि हम कांस्टेंट हीट सप्लाई करते हैं, द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस विथ नो वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो जब हम कांस्टेंट हीट सप्लाई करते रहते हैं, जब भी स्टेट चेंज होगा मतलब फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, उस टाइम में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। ओके, तभी हम आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे ऐसी वाली हीट को, जो हीट किसी भी चीज का फेज चेंज करती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, और लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो जब हमने स्टेट चेंज के बारे में पढ़ा, तो आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक, सारे पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है सब्लिमेशन, उसके बारे में। तो टर्म्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग के बारे में देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ऐसा प्रोसेस जब स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में गल रहा है, इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में जाती है, गलती है, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और जिस टेम्परेचर पे गलती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू लिक्विफाई इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का। जो सॉलिड चीज गल रही है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं जो गल के वो बनी उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं, तो जो सॉलिड गल रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। यदि किसी का मैं प्रेशर चेंज कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो वातावरण नॉर्मल प्रेशर में, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो जनरली हम नापते हैं, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बात है, अलग अलग कंडीशन में हम जाएंगे, साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाएंगे या कहीं और एकदम गर्म वाली जगह में जाएंगे, तो चीजों की चीजें मतलब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है चीजों का। यदि प्रेशर चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा। तो जो नॉर्मल वातावरण के प्रेशर में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और यही हम
उस हिसाब से लेते हैं किसी भी चीज का। तो मेल्टिंग समझ में आया, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, जिस टेम्परेचर पे गलेगा उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन और फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं क्या होता है। फ्यूजन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ, एक प्रकार का क्या होगा, ये फेज चेंज का स्टेट होगा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, मतलब पानी आइस बन रहा है, जब लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होगा इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब जब जमेगा पानी, कोई भी लिक्विड सॉलिड बनेगा, जम जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, और जिस टेम्परेचर पे जमेगा उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज, जिसमें फ्रीज होना शुरू हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे उस लिक्विड का जो लिक्विड जमना चालू हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन भी बोलते हैं वेपोराइजेशन को। ओके, तो वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। कौन सा चेंज ऑफ स्टेट है ये, लिक्विड से वेपर में, मतलब गैस, वेपर मतलब गैस, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट कंप्लीटली, मतलब पूरा चेंज हो जाए, जब तक थोड़ा सा भी ना बचे, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चीज हम देखें कि जब भी लिक्विड वेपर बनेगा, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, विच मींस दैट बोथ स्टेट कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों स्टेट, लिक्विड और गैस, दोनों आधा जब हुआ रहेगा तो दोनों स्टेट रहेंगे और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब दोनों स्टेट के बीच का टेम्परेचर सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब द टेम्परेचर एट विच, और वो टेम्परेचर, तो पहला क्या बोला कि जैसे चेंज होना चालू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पे होगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ, आधा बना है आधा बचा हुआ है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, मतलब उबलना चालू हो गया है अब। ओके, फिर एक आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। सब्लिमेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। सीधा सॉलिड से वो वेपर बन जाएगा, लिक्विड को स्किप कर देगा, पानी नहीं बनेगा, सीधा वेपर बन जाएगा। और गैस, वेपर को हम गैस भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसके उल्टे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन, या हम डी का डिपोजिशन भी बोलते हैं। तो आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि सब्लिमेशन का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। रिवर्स मतलब सीधा वेपर से सॉलिड बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा कुछ भी चीज नहीं रहती जो पॉसिबल नहीं रहती, कुछ भी कर लेते हैं लोग। तो इसका रिवर्स को बोलते हैं हम डी सब्लिमेशन और डीकंपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट, और क्या होगा, सॉलिड से सीधा वेपर बन जाएगा, लिक्विड को स्किप कर देगा, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देयर इज नो मैटर ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक भी बूंद पानी नहीं बनेगा, सीधा गैस बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या होता है, कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स इसका एग्जाम्पल होती है। कैम्फर किस में रहता है, कैम्फर मटेरियल हमारा बाम आम में यूज होता है, कहीं पे भी हम बाम लगाते हैं, सूजन आ जाती है तो वो सब जगहों में यूज होता है। नेफ्थलीन बॉल्स आप बहुत सारी जगहों देखे होंगे, हमारे घर में एक छोटी छोटी बॉल्स यूज करते हैं हम, ऐसी जगह रखते हैं जहां पे कीड़े ना आए, ठीक है, जहां पे भी हम उसको रखते हैं ताकि कीड़े ना आए, तो वो सब क्या रहती है, नेफ्थलीन बॉल्स रहती है। वो सीधा सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, मतलब सीधा सॉलिड से वो वेपर में बन जाएगी, लिक्विड बनेगा ही नहीं वो बिल्कुल भी। ओके, तो सब्लिमेशन हमें समझ में आया। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है यदि उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। वाटर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मतलब मैं वाटर को और दबा के रखा हूं, तो उसके मॉलिक्यूल्स और दबे हुए रहेंगे, मतलब वो ज्यादा डिग्री सेल्सियस में फिर उबलेंगे, कम में नहीं उबलेंगे। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो वातावरण हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है नॉर्मल, ठीक है। मगर यदि उसका प्रेशर में 2 atm कर दूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ना 128 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, वाटर बॉइल होने लग जाएगा। तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है,
तो इसका अपोजिट भी होगा, जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उन लोग अपने स्पेस सूट के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम है, वहां तो कोई प्रेशर ही नहीं, दबाव ही नहीं है किसी चीज का। तो उसमें क्या होता है ना, कम प्रेशर में ना जो नॉर्मल टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस में ही ना हमारे शरीर के ब्लड उबलने लग जाएंगे। जब प्रेशर कम होगा, यदि प्रेशर में कम करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर एकदम कम रहता है, तो उस प्रेशर में ना जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड है वो भी बॉईल हो जाएगा। मतलब 21 डिग्री सेल्सियस में ही जो नॉर्मल अभी हम टेम्परेचर देख रहे हैं, यदि प्रेशर कम हो गया तो पूरे बॉडी का फ्लूइड क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेस सूट के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ट्रिपल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।